सो गाइस, ये फिल्म बहुत ज़्यादा फ़िलहाल चर्चा में है और बहुत ज़बरदस्त ऐसी ये फिल्म है बॉक्सिंग के बारे में। पा रंजित की ये फिल्म है, पा रंजित। आपको मालूम होगा कि इन्होंने काला ये फिल्म बनाई थी, कबाली बनाई थी और उसके पहले भी दो फिल्में बनाई थी। काला और कबाली, खास करके ये दो फिल्मों के बारे में कहा जा सकता है कि ये हालांकि क्रिटिकली या फिर क्रिएटिवली ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कहा गया इन फिल्मों के बारे में, या फिर क्विटेसेंशियल कमर्शियल फिल्म ऐसा कहा गया है। लेकिन खास बात काला और कबाली, इन दो फिल्मों की खास बात ये थी कि ये एक कल्चर को रिप्रेजेंट करने वाली बड़ी फिल्में थी और जिसमें रजनीकांत जैसा बड़ा सुपरस्टार था। तो वो जो दलित कल्चर या फिर जो एक ऐसे लोग जिनको राइटफुल रिप्रेजेंटेशन सिनेमा में, मेन स्ट्रीम सिनेमा में नहीं मिला है, और अगर मिला है तो वो सही लाइट में नहीं मिला है, या फिर जैसा मिलना चाहिए, जैसे नॉर्मली उनको देखना चाहिए। उनकी कहानियाँ जैसे नॉर्मल किसी और समाज के लोगों की कहानियाँ होती है, वैसे उस तरीके से नहीं कही कही गई थी। पहले कही जाती थी ज़्यादा करके, हिंदी में तो अब भी नहीं कही जाती, लेकिन तमिल सिनेमा में, खास करके तमिल सिनेमा में पा रंजित का ये जो काम था, ये जो खास दो तीन फिल्में थी, इसके थ्रू एक, कह सकते कि एक वेव तैयार हो गया, जिसमें खुद पा रंजित ने प्रोड्यूस की हुई फिल्में भी आने लगी। कुछ अभी ये परियारम पेरुमल ऐसी फिल्म थी जो पा रंजित ने प्रोड्यूस की थी। और फिर आगे जाके इसी साल इसी डायरेक्टर की मारी सेल्वराज ने कर्णन ये फिल्म बनाई, जो कि पा रंजित ने प्रोड्यूस नहीं की थी, लेकिन आप कह सकते हो कि इस फिल्म मेकर को आगे लाने का काम पा रंजित ने किया। और फिर कर्णन जैसी फिल्म बनाई गई, जो कि एक कम्युनिटी को, एक खास ऐसे स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन जो मेरा पॉइंट था कि ये जो कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने वाली बात है, तो ये कर्णन ने तो एक नेक्स्ट लेवल पे लेके चली गई। जिस जिस प्राउड वे से उन्होंने ये फिल्म बनाई, और फिल्म भी काफ़ी अच्छी है, आर्टिस्टिकली अच्छी है। थोड़े बहुत फ्लॉज ज़रूर है फिल्म में, लेकिन एक बहुत बड़ी फिल्म आप कह जा सकते कि एक बहुत बड़े कैनवास की ये फिल्म थी कर्णन, और जो कि थिएटर में भी काफ़ी सक्सेसफुल हुई। इनफैक्ट 2021 में मास्टर, विजय की मास्टर और कर्णन, ये दो ही फिल्में आई थिंक बहुत बड़ी हिट्स हुए। इनके अलावा मेरे ख्याल में हिंदी में तो कुछ हुई नहीं, साउथ में भी मेरे ख्याल में ज़्यादा फिल्में हिट नहीं हुई, मोस्टली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे डायरेक्टली आई, लेकिन ये दो फिल्में थिएटर में बहुत बड़ी हिट थी, कर्णन और मास्टर। तो उसी डायरेक्टर की पहली फिल्म थी परियारम पेरुमल, जो कि पा रंजित ने प्रोड्यूस की थी। बाद में ये गुंडू करके एक फिल्म है जो मेरी खास करके बहुत पसंदीदा फिल्म है, ये भी पा रंजित ने प्रोड्यूस की। और ऐसी बहुत सारी फिल्में फिर बनने लगी, कुछ दूसरे लोग भी बनाने लग गए पा रंजित से इंस्पिरेशन लेके। सो ये इम्पोर्टेंस था खास करके पा रंजित का, खुद उनके डायरेक्शन से भी ज़्यादा ये जो उन्होंने एक वेव स्टार्ट कर दिया था, उसके लिए उनका ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और वो खुद भी बहुत वोकल है सामाजिक चीज़ों पे बात करने के लिए। वो बहुत पॉलिटिकली इंक्लाइंड भी कहा जा सकता है उनको, और वो एक कम्युनल आइकन है, एक कम्युनिटी के आइकन है, कम्युनल नहीं, सॉरी, कम्युनिटी के आइकन है, इसलिए भी उनका ज़्यादा इम्पोर्टेंस था। लेकिन बतौर फिल्म मेकर पा रंजित को जो खास फिल्म लवर्स है या फिर फिल्म क्रिटिक्स है, ऐसे कहा जा सकता है कि वो पा रंजित को इतना ज़्यादा हाईली नहीं रेट करते थे। या फिर आप अगर समझ लीजिए कि और एक तमिल डायरेक्टर है जिन्होंने असुरन बनाई थी, उसके पहले वाड़ा चिन्ने बनाई थी, और पहले तो विसरनाई बनाई थी, वेट्री मारन। तो वेट्री मारन के फिल्म के सिनेमा में भी वो कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा है। लेकिन वो कैसे था कि वेट्री मारन बहुत एक रियलिज्म ओरिएंटेड फिल्म मेकर था। वो मेन स्ट्रीम में हालांकि फिल्में बना रहा था, लेकिन उसकी स्टाइल बहुत मेन स्ट्रीम, ज़्यादा मेन स्ट्रीम लोगों को पसंद आने वाली नहीं थी, वो ज़्यादा रियलिज्म की ओर जाने वाली थी। लेकिन वेट्री मारन को एज अ डायरेक्टर काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता है और मिलते आया है, और पूरी दुनिया आप कह सकते हो कि वेट्री मारन को बहुत सीरियसली लेती है, क्योंकि पहली फिल्म जो थी उनकी, बड़ी पहली नहीं, उसके पहले भी कुछ फिल्में बनाई थी उन्होंने। आदकुलम करके एक फिल्म बनाई थी, उसमें भी धनुष था। पर जो विसरनाई फिल्म, जो इतनी बड़ी क्रिटिकल अक्लेम उसको मिला था, और वो ऑस्कर जर्नी के लिए गई थी यूएस में, यहाँ से सिलेक्ट होके, ऑफिशियल एंट्री होके,
लेकिन हालांकि उधर कुछ हुआ नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा रिकग्निशन उस फिल्म को मिला, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट उस फिल्म को दुनिया भर में मिला और वेट्रीमारन को मिला। तो वैसा रिस्पेक्ट अनफॉर्चुनेटली पारंजित को अब तक नहीं मिला था। उसका रीज़न भी वो था कि उतनी इवॉल्व उनका सिनेमा नहीं था। हालांकि स्पिरिचुअली और ये सोशल एंगल से बहुत पावरफुल सिनेमा था, पर ये सब चीज़ें बदल दी है पारंजित ने इस ज़बरदस्त मास्टरपीस फिल्म से, सरपटा परम्बराई, जिसमें सोशल एंगल है, लेकिन सोशल एंगल के बारे में ये फिल्म सिर्फ नहीं है, ये बहुत सारी चीज़ों के बारे में ये फिल्म है। सबसे पहले तो ये मतलब मेरी मुक्काबाज, अनुराग कश्यप की मुक्काबाज जो कि फिल्म थी, वो मेरी बहुत पसंदीदा बॉक्सिंग के बारे में रिलेटेड फिल्म है। मैं अभी इन दोनों का कंपटीशन नहीं रखूँगा कि कौन सी बेहतर है, ये है या वो है, पर ये उसके इतनी, या फिर उस कैनवास के बारे में अगर सोचा जाए, या फिर बॉक्सिंग के बारे में खास करके सोचा जाए, और जिस तरीके से बॉक्सिंग के सीन्स शूट किए गए हैं इस फिल्म में, ये सब सोचा जाए, बाद में जितना बड़ा नरेटिव है, जितना बड़ा स्कोप है इस फिल्म के नरेटिव का, स्क्रीन प्ले का, ये सब चीज़ें का जरा अगर इक्वेशन में ली गई तो ये मुक्काबाज से बहुत बड़ी फिल्म है। ये तो मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ। ये उससे अच्छी फिल्म है या नहीं, मेरे को अब ये टाइम के बाद मुझे पता चलेगा, क्योंकि मैंने ये अब भी देखी है। तो थोड़े दिनों के बाद शायद मुझे पता चलेगा कि मुझे मुक्काबाज ज़्यादा पसंद है या ये पसंद है। दोनों फिल्में बहुत ज़बरदस्त थे। मुक्काबाज एक इनहेरेंटली एक लव स्टोरी थी, उसमें एक सोशल एंगल था, वो एक रामायण का अडाप्टेशन भी था एक तरीके से, एक राम था, रावण था, सीता थी, उस टाइप का वो एक अडाप्टेशन भी था। तो वो और बॉक्सिंग का जो उसमें जो पर्सपेक्टिव था, वो एक रियलिज्म, जो रियल बैकड्रॉप है करंट टाइम में, या फिर कुछ 10-15 साल पहले का जो टाइम था, उसमें जो करंट सिनारियो था बॉक्सिंग का, किस तरीके से हमारे बॉक्सर्स, नेशनल लेवल के बॉक्सर्स क्या सोच लेके फाइटिंग करते, किसके लिए बॉक्सिंग करते, किस चीज़ के लिए बॉक्सिंग करते, नौकरी के लिए करते, या फिर बहुत रियलिज्म ओरिएंटेड था वो। तो वो भी बहुत अच्छा ही था, नहीं ऐसे नहीं, पर वो बॉक्सिंग के कैनवास के बारे में वो फिल्म नहीं थी जिस तरीके की ये फिल्म है, या फिर जिस तरीके की रॉकी जैसी फिल्म थी, या फिर और भी कुछ फिल्में पॉपुलर है, या फिर अभी फ़िलहाल में जो क्रीड फिल्में बनी, वो क्या उनको कहा जा सकता है कि वो एक बड़े कैनवास की फिल्म थे। रेजिंग बुल का भी इंस्पिरेशन इसमें बहुत है, लेकिन रेजिंग बुल बहुत अलग फिल्म थी, मतलब इससे इससे बहुत अलग फिल्म थी। लेकिन इस फिल्म में ये सब कुछ है, ये सब चीज़ों का इंस्पिरेशंस भी है, रॉकी का भी है, रेजिंग बुल का भी है, और खुद का बहुत कुछ है, खुद का बहुत कुछ है। बाद में जो एक क्विटेसेंशियल एक अंडरडॉग की जो स्टोरी होती है, जो एक जिसे मैं पिक्सार फार्मूला कहता हूँ, कि हालांकि पिक्सार के अलावा भी बहुत लोग उस फार्मूले का यूज़ करते हैं, लेकिन पिक्सार ने मेरे ख्याल में वो फार्मूला मास्टर किया था। वो फार्मूला ये है कि मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ, इस फिल्म की कहानी उसके ऊपर बेस्ड है, लेकिन इसमें बहुत सारे न्यूएंसेस है। तो ऐसे नहीं कि ये फार्मूला अगर आपको पता चल गया तो फिल्म आपके लिए स्पॉइल हो गई, ऐसा नहीं है। पर वो फार्मूला बेसिकली ऐसा रहता है कि एक एक कैरेक्टर जो प्रोटैगनिस्ट रहता है, उस वो बहुत पैशनेट रहता है किसी एक फील्ड से रिलेटेड। वो म्यूज़िक हो सकता है, जैसे कि कोको में था, या फिर रैटेटुई में वो शेफ़ बनना चाहता है, एक चूहा है जो शेफ़ बनना चाहता है, तो वो कुकिंग रिलेटेड था। और इन सब लोगों का एक इमेजिनरी गुरु होता है, या फिर जो उनसे डायरेक्ट कनेक्शन में नहीं है ऐसा कोई तो गुरु होता है। जैसे कि रैटेटुई में शेफ़ गुस्तो होता, तो शेफ़ गुस्तो तो एक्चुअल में था ही नहीं, मतलब जिंदा था ही नहीं शेफ़ गुस्तो। तो शेफ़ गुस्तो की किताबें थी, जो रेमी जो कैरेक्टर था रैटेटुई में, लीड कैरेक्टर, उस चूहे की वो पढ़ने लगता है, उसकी किताबें पढ़ने लगता है, उसके टीवी शोज़ किधर तो देखने लगता है, और वो उसको अपना एक इमेजिनरी फ्रेंड बना लेता है, जैसे स्क्रीजोफ्रेनिक कैरेक्टर्स करते हैं, तो वैसा वो बना लेता है और फिर उससे सीखता है। वैसे ही सेम कोको में होता है कि कोको भी डेला क्रूज, जो एक बहुत बड़ा म्यूज़िक आइकन था, जो हो चुका रहता है, उसको अपना गुरु मानता रहता है और उससे सीखता रहता है। वैसे ही कुछ वो जो, और ये जो आइडियोलॉजी है, इसको एक तरीके से ऐसे भी कहा जा सकता है कि ये जो द्रोणाचार्य और एकलव्य का रिलेशनशिप है, तो ये इसी टाइप का रिलेशनशिप होता है कि हालांकि गुरु सामने हो आपके या ना हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब वो गुरु जिंदा हो या ना हो ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको आप चेंज कर सकते हो, लेकिन वो गुरु का और आपका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, कि वो हर दिन आपको ट्रेन नहीं करता है, लेकिन फिर भी आप उससे सीखते हो, और फिर सीख के जो उससे सीखने वाले लोग हैं, बाकी के लोग, उनसे भी आप अच्छे हो जाते हो।
ये जो एक इनहेरेंट, मेरा एक दोस्त है पवन, मूवी इंजीनियर पवन, उसका यूट्यूब चैनल है, उसने भी इस बारे में बात की है, और मैं उसका वीडियो, उसका रिव्यू मेरे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप ज़रूर देखिए, उसका भी रिव्यू बहुत अच्छा है। अ, तो ये जो ये एज ओल्ड स्टोरी प्लॉट है, और ये प्लॉट को इस फिल्म ने पहले 2 एक्ट में, 3 एक्ट है फिल्म नॉर्मली होते हैं और इसमें भी 3 एक्ट है, 3 घंटे की ये ऑलमोस्ट फिल्म है, 173 मिनट्स की ये फिल्म है। और पहले जो 2 एक्ट है इन इसमें ये जो स्टोरी टेलिंग है, ये जो कि सबसे पहले तो आप जो हमारा लीड प्रोटैगोनिस्ट है उसको सेटअप किया गया है, और उसके आजू बाजू में जो चीज़ें हो रही है उसका वो एक एज अ स्पेक्टेटर वो देख रहा है, वो एक्चुअल पार्ट ऑफ इवेंट्स नहीं है। लेकिन हमें क्या समझ में आ रहा है कि वो कितना पैशनेट है, उसका पैशन कितना है बॉक्सिंग के लिए, और उसको एक कॉन्फ्लिक्ट है कि उसकी माँ उसको ऑब्वियसली नहीं करने देती है, ये पैशन फॉलो नहीं करने देती, क्योंकि उसकी एक बैक स्टोरी रहती है, उसके पिताजी की, उसकी माँ की, और बहुत वैलिड रीजंस रहते हैं कि क्यों उसको बॉक्सिंग नहीं सीखने दे रही है उसकी माँ। और ये पूरा एक्ट, ये पूरा सेटअप, इसको फिल्म बहुत धीरे धीरे ये करती है। और हालांकि धीरे धीरे आपको सुनाई दे रहा है, लेकिन फिल्म आप जब देखोगे तो धीरे धीरे कुछ होता नहीं है इस फिल्म में। इस फिल्म में सब फास्ट ही होता है। ये बहुत ज़्यादा क्या क्या कह सकते हो आप, एज ऑफ द सीट जैसी फिल्म है कि आप थ्रू आउट 3 घंटे एक एक मोमेंट ऐसा नहीं है, सिंगल मोमेंट नहीं है फिल्म में जहाँ पे आप थोड़े रिलैक्स हो जाओगे, बोलोगे चलो ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं चल रहा है, ये तो थोड़ा ड्रैग हो रहा है। ऐसा एक भी मोमेंट नहीं है 3 घंटे की फिल्म में। मतलब ये कितना बड़ा अचीवमेंट है फ्रॉम अ स्टोरी टेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू, वो बेहतरीन अचीवमेंट है। उसके लिए एक रीज़न ये भी है कि जिस तरीके से ये फिल्म शूट की गई है वो ही इतना ज़्यादा एंटरटेनिंग है कि एक भी डल मोमेंट नहीं आता। लेकिन इवन ऑन स्क्रिप्ट लेवल ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि 3 घंटे की फिल्म में एक भी डल मोमेंट ना आए और किधर भी फिल्म ड्रैग ना हुए। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है इवन फ्रॉम अ स्क्रिप्ट पॉइंट ऑफ व्यू। तो उसका ये कारण है कि जब भी ये धीरे धीरे ये कैरेक्टर का बिल्ड होता रहता है, बाजू में पैरेलली जो चीज़ें होती रहती है इस दुनिया में, इस बॉक्सिंग की दुनिया में, उस फिल्म के गांव में, उसमें होती रहती है, वो बहुत फास्ट पेस्ड होती रहती है, और एक के बाद एक बड़ी बड़ी ड्रामेटिक मोमेंट्स आते रहते हैं। और 47th मिनट के बाद पहले बार हमारा हीरो बॉक्सिंग करने लगता है। मतलब एक तरीके से उसका कैरेक्टर बिल्ड हो जाता है उतने टाइम में, और हम उसके सपोर्ट में आ जाते हैं। अगर डायरेक्टली हम उसको बॉक्सर एज अ बॉक्सर मिलते तो ये नहीं होता। अभी हर बॉक्सर की फिल्म का ये होता है, सेटअप होता है, या फिर ये जो फर्स्ट स्टेप होता है कि उसको बॉक्सर पहले बार वो बॉक्सिंग करेगा। इसमें हर फिल्म अपने अपने तरीके से ये एक्सप्लोर करती है। पर ये जिस तरीके से फिल्म करती है एक्सप्लोर, ऐसा मैंने बॉक्सिंग फिल्म्स में नहीं देखा था। मैंने आपको पिक्सार का एग्जांपल दिया, तो ये मैंने पिक्सार की फिल्मों में देखा था, और भी कुछ कुछ फिल्मों में ऐसा होगा शायद, ये फार्मूला होगा, पर ये बॉक्सिंग की फिल्मों में कभी दिखा नहीं गया था। तो ये एक बड़ी बात है कि ये एक बॉक्सिंग के लिए हालांकि ये टेम्पलेट स्टोरी है, पर ये बॉक्सिंग में नहीं देखी गई है ज़्यादा, इसलिए एक बहुत ज़्यादा नोवेल्टी फैक्टर आ जाता है इस फिल्म के पहले 2 सेटअप में। यानी सेटअप इन अ सेंस ऑलमोस्ट 1 hour 45-50 मिनट्स का ये जो 2 एक्ट है, और ये होने के बाद फिर थर्ड एक्ट शुरू होता है, और फिर वो जो थर्ड एक्ट है फिर वो फार्मूला या फिर जो कुछ है वो ख़त्म हो जाता है उधर, और थर्ड एक्ट से जो चालू होता है दैट इज़ द सोशल एलिमेंट ऑफ द फिल्म। और ये फिर हमको समझ आती है कि हाँ ये पा रंजित की फिल्म है। अभी हमें समझ में आता है ये पा रंजित की फिल्म है। वो पहले दो एक्ट में भी कई कई न्यूएंसेस है, नहीं ऐसे नहीं, सोशल न्यूएंसेस है। किस कम्युनिटी से ये हीरो बिलोंग करता है, उस बाजू बाजू की कम्युनिटीज़ कैसी, और कैसे वो लोग एक दूसरे के साथ उनका रिलेशनशिप क्या है, ये सभी हमें पहले भी समझ में आता है। लेकिन लास्ट का एक्ट इन द सेंस पूरा ऑलमोस्ट 1 घंटा उसमें जो कुछ होता है उसमें ये समझ आता है कि हाँ ये जो फिल्म है ये सिर्फ बॉक्सिंग के बारे में नहीं है, या फिर ये सिर्फ वो 1-2 क्लैन्स है, सरपट्टा क्लैन और इडियप्पा क्लैन, इनके कंपटीशन के बारे में नहीं है। ये उससे बहुत बड़ी बात कहना चाहते हैं, जो कि एक सामाजिक बात है, और जो सिर्फ ये इन गाँव के बारे में या फिर सिर्फ तमिल लोगों के बारे में भी नहीं है, ये पूरे इंडिया के बारे में हो सकता है, या फिर इवन इंडिया के बियॉन्ड किसी भी लोगों को ये रिलेट हो सकता है। और रिलेट होते वक्त भी ये ऐसी बात है कि जो ये सिर्फ इस तमिल फिल्म में ही आ सकती थी, क्योंकि इसका एक रियल सेटअप है।
ये इमेजिनरी नहीं है, या फिर ये ऐसा नहीं है कि कोई भी इसको उठाए और रीमेक कर लेगी। इसको बॉलीवुड रीमेक नहीं कर पाएगा, कर पाएगा तो बहुत स्टूपिड दिखेंगे अगर कोई इसे रीमेक करने गए इस फिल्म को, पूरी फिल्म को। इससे इंस्पिरेशन ज़रूर लेके एक अलग बॉक्सिंग के रिलेटेड फिल्म आप बना सकते हो, लेकिन इसका रीमेक अगर कोई कर पाए तो वो वर्क नहीं होगा बिल्कुल, क्योंकि ये उसी ज़मीन की कहानी है, उसी मिट्टी में ये बनी हुई कहानी है, जो कि उस मिट्टी के फ्लेवर में ही अच्छी लगेगी। इवन डब में भी ये फिल्म नहीं देखनी चाहिए। अगर ये बाद में कभी डब होगी, अगर आपको यूट्यूब पे आ जाए तो प्लीज़ ये मत देखिए, आप ओरिजिनल तमिल प्रिंट ही देखिए। तो ही उसी में मज़ा है इस फिल्म का। ये डबिंग में बहुत कुछ निकल जाएगा इस फिल्म का। तो ये मेरा कहना था कि थर्ड थर्ड एक्ट जो है वो इस फिल्म को एक बहुत बड़ा इमोशनल कोर देता है, एक सोशल कोर देता है, और कैरेक्टर का जो जर्नी होता है, आप इसमें देख रहे कि ये अभी ये जो हीरो दिख रहा है ये ऑलमोस्ट 35 या 40 ईयर का होगा ऐसा दिख रहा है, ऐसा ऐसा इसका लुक है। हालांकि ये बहुत टोन्ड है, इसका मसल बॉडी बहुत ज़्यादा है, पर आप चेहरे पर अगर आप देखोगे तो उसकी उम्र इसमें समझ आएगी आपको। और स्टार्टिंग के सेटअप में उसको वैसा बिल्कुल नहीं लगता कि वो एक यंग लड़का है, ऐसा ही लगता है। और बीच के तो ये जो एवोल्यूशन भी हो जाती है उसके साथ, मतलब सिर्फ लुक के हिसाब से नहीं, पर उसके हिसाब से उसका कैरेक्टर भी कैसे चेंज होता है, उसकी लाइफ भी कैसे चेंज होती है, आजू बाजू की वो जो चीज़ें होती रहती है वो कैसे चेंज होती है, ये सभी वो थर्ड एक्ट में खास करके आने लगता है। और इस फिल्म का जो ओवरऑल इम्पैक्ट है वो बहुत कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब एक तो तीन चीज़ों का ये इम्पैक्ट है। मैं अगर तीन चीज़ों के वजह से ये फिल्म चलती है ऐसा मुझे लगता है, कि जो तीन चीज़ें हैं कि टॉप 3 रीजंस वाई दिस फिल्म इज़ अ मास्टरपीस। तो उसमें से फर्स्ट रीज़न है कि वो जो राइटिंग का क्राफ्ट है, कि वो जो स्टोरी टेलिंग का क्राफ्ट यूज़ किया गया है फर्स्ट एक्ट और सेकेंड एक्ट में। उसके बाद जिस तरीके से ये पूरी फिल्म एग्जीक्यूट की गई है, खास करके जो बॉक्सिंग के सीन्स है, मतलब वो मतलब ज़बरदस्त इज़ एन अंडर रेटेड वर्ड, इज़ एन अंडरस्टेटेड वर्ड। इतनी इतनी ज़बरदस्त तरीके से ये शूट की गई है, बॉक्सिंग के सीन्स शूट की गए हैं। और उसके बाद जो थर्ड चीज़ है वो इसका जो सोशल कोर है, ये है, ये तीन चीज़ें हैं। पर ये तीन चीज़ों के बाद भी ये ख़त्म नहीं होता। इस फिल्म में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, जो मैं एक चौथी चीज़ बोलूँगा, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, मल्टीपल इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, जिनकी सबकी खुद खुद की एक सोलो फिल्म हो सकती थी, इतने सारे कैरेक्टर्स हैं। और ये बात मुझे विसरन के जो डायरेक्टर थे, मतलब मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में कहा कि वेट्री मारन ये जो डायरेक्टर थे, उन्होंने एक फिल्म बनाई थी वाड़ा चिन्नई। तो वाड़ा चिन्नई के बारे में मुझे ऐसा लगा था कि हर एक कैरेक्टर के बारे में एक खुद की सोलो फिल्म हो सकती थी, और उसका जो ओरिजिन था वो महाभारत से था, मतलब महाभारत से इंस्पिरेशन लेके वो बनाई थी। और इसमें भी कह सकते कि महाभारत ऐसे एग्जैक्टली नहीं आ रहा है, पर ये उतना ही बड़ा कैनवास है स्टोरी टेलिंग का, नरेटिव का। जो कैरेक्टर्स है उतने ही इम्पोर्टेंट है, और उनके सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स, हर एक इंसान का एक खुद का कॉन्फ्लिक्ट है, हर एक कैरेक्टर का एक खुद का कॉन्फ्लिक्ट है। इस फिल्म में एक एक्टर है, ये शब्बीर, इसने डांसिंग रोज़ करके कैरेक्टर प्ले किया है इस एक्टर ने। बहुत ज़बरदस्त एक्टर लगा मुझे ये शब्बीर। बहुत मतलब हीरो ने जितना काम किया अपने बॉडी पे और जितना अपने फिटनेस पे काम किया होगा, उतना ही मेरे ख्याल में उससे थोड़ा ज़्यादा इस एक्टर ने किया होगा। और वैसे एक तरीके से देखा जाए तो ये सेकेंडरी कैरेक्टर है, मतलब जो सपोर्टिंग कास्ट है फिल्म की उसमें भी ये थोड़ा सेकेंडरी है। मतलब जो हीरो रहता है उसका कोच रहता है, फिर उसकी माँ रहती है, उसका एक और दोस्त दुश्मन ऐसे टाइप का रहता है, जो वो कोच का बेटा रहता है वो एक रहता है, वेट्री करके कैरेक्टर है। इन सभी में ये थोड़ा वैसे स्क्रीन टाइम के हिसाब से और इम्पोर्टेंस के हिसाब से थोड़ा सेकेंडरी है, लेकिन फिल्म के स्टोरी में, फिल्म की कहानी में ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है डांसिंग रोज़। मतलब इसका एक जो स्टाइल रहता है बॉक्सिंग का वो बहुत सबसे अलग रहता है, और वो इतना एंटरटेनिंग है देखने के लिए कि आपको समझ नहीं आता यार, ये जब पहले बार ही आप हीरो के साथ फाइट करते हैं तो समझ में नहीं आता इसको सपोर्ट करे या हीरो को सपोर्ट करे, इतना वो फैसिनेटिंग लगता है। और ये जो होता है ना कि एक वर्दी अपोनेंट जिसे बोलते हैं ना, वर्दी अपोनेंट, कि हीरो के लिए भी एक वर्दी अपोनेंट लगता है कभी, खास करके स्पोर्ट्स ओरिएंटेड गेम्स में, बॉक्सिंग हो या रेसलिंग हो, ऐसे गेम्स, ऐसे फिल्म्स में, तो वैसा ये एक सबसे वर्दी अपोनेंट है फिल्म का। और हालांकि ये मेन विलन नहीं है, मेन विलन जो है वो उसका नाम है वेम्बुली। वेम्बुली तो वो इस एक्टर ने प्ले किया है, जॉन कोकेन।
इसका फिटनेस और इसने जो कुछ काम किया है फिल्म में ये भी बहुत ज़बरदस्त है। पर इसका कैरेक्टर क्या है पूरी तरीके से ये मैं पहले नहीं कहूँगा आपको। फिल्म आप देखिए, बहुत ज़बरदस्त कैरेक्टर है इसका भी। लेकिन जो सबसे स्टैंड आउट कैरेक्टर था वो यही था जो मैंने अभी आपको कहा, डांसिंग रोज का। ये दो बॉक्सर्स हो गए हीरो के साथ, और भी दो बॉक्सर्स हैं, तो वो ये वेट्री सेल्वन एक रहता है जो कि बॉक्सर भी रहता है, और दूसरा भी उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है फिल्म में। ये उस कोच का बेटा रहता है। बाद में ये संतोष प्रताप जो एक्टर है, रमन का कैरेक्टर है, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फिल्म में। तो काफ़ी सारे ऐसे रोल्स हैं। बाद में इसमें पाशुपति ये एक्टर है जिसने कोच का रोल किया, उसका फ़ोटो नहीं दिख रहा है, अच्छा ये पाशुपति, ये भी वेट्रीमारन के साथ काम किया था इन्होंने। आप देख सकते हैं कि आई थिंक नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर है ये, नहीं स्टेट फिल्म अवार्ड विनिंग एक्टर है। तो काफ़ी ज़बरदस्त एक्टर है ये भी। और एक कहा जा सकता है कि इस फिल्म का प्रोटैगोनिस्ट ये भी है, मतलब वो कोच भी है, ये उसकी कहानी भी है। हालांकि उसके पर्सपेक्टिव से हमें कभी कहानी नहीं दिखाई देती या फिर सुनाई देती, पर वो थ्रू आउट प्रेजेंट है और वो उतना ही इम्पोर्टेंट है फिल्म में, या फिर उसकी जर्नी भी उतनी इम्पोर्टेंट है फिल्म में ऑलमोस्ट जितनी हीरो की है। तो ये वैसा एक टिपिकल कोच का कैरेक्टर नहीं है जो मोस्टली कुछ फिल्मों में होता है कि जिसका काम सिर्फ यही है कि हीरो को बैक करना, हीरो को बैक करना, बाकी उसके अलावा खुद का कुछ नहीं होता। ऐसा वो नहीं है ये बिल्कुल, इसका खुद का एक बहुत बड़ा मोटिव रहता है, या फिर ये खुद भी हीरो रहता है इस कहानी का एक तरीके से। ऐसा भी कहा जा सकता है कि ये पीछे रहने वाला कोच नहीं है सिर्फ ऐसे, जैसे आप देखते हैं मोस्टली अमेरिकन फिल्म्स में बॉक्सिंग रिलेटेड। और उसका रीज़न भी वैसा ही है क्योंकि वो कल्चर ही वैसा है कि वो इंडिविजुअल स्पोर्ट की तरीके से ही देखा जाता है दुनिया में। जो इंटरनेशनल लेवल पे खेला जाता है या फिर अमेरिकन बॉक्सिंग जो होती है मोस्टली, वो एक इंडिविजुअल स्पोर्ट होता है और उस इंडिविजुअल से रिलेटेड बाकी लोग रहते हैं। पर इस फिल्म में वैसा बिल्कुल नहीं है, ये इंडिविजुअल स्पोर्ट बिल्कुल नहीं है, और इसलिए ये पूरे एक क्लैन की कहानी थी। इसलिए फिल्म का नाम भी सरपट्टा, वो क्लैन का जो नाम रहता है सरपट्टा परम्बर है, ये है। फिल्म का नाम भी क्लैन से रिलेटेड है। सिर्फ ये हीरो की एक प्रोटैगोनिस्ट की कहानी नहीं है, ये पूरे क्लैन की कहानी है। और ये कितना रियलिटी से कनेक्टेड है या फिर कितना सच है कितना झूठ है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक्सपेक्ट ये करता हूँ कि इसमें बहुत सारी क्रिएटिव लिबर्टीज़ ली गई होंगी। मतलब ये जो अभी बॉक्सर्स के जो मैंने नाम लिया कि डांसिंग रोज, ये जो नाम लिया, तो डांसिंग रोज ऐसा कोई इंडियन बॉक्सर मेरे ख्याल में नहीं था। ये इंस्पिरेशन लिया गया एक बाहर के ही डांस बॉक्सर से जो डांस करते करते बॉक्सिंग करता था, काफ़ी फेमस था। नसीम उसका नाम था, शायद प्रिंस नसीम उसको कहा जाता था। द डांसिंग बॉक्सर ऐसे कुछ तो कहा जाता था उसको। तो उससे इंस्पिरेशन ली गई है। और भी जो लीड कैरेक्टर है उसके बॉक्सिंग में जो अभी टेक्निकलिटी हमें तो समझ में नहीं आएंगी फिल्म ज़्यादा टेक्निकलिटी में नहीं घुसी है एक्चुअली बॉक्सिंग के। ये मेरे को पसंद आया कि है कुछ कुछ चीज़ें हैं उसमें जो अगर आप एक्चुअल बॉक्सर रहेंगे उन लोगों को समझ में आ जाएंगी परफेक्टली, हाँ ये सच है, ये बराबर है, ये गलत है। लेकिन फिल्म बॉक्सिंग के टेक्निक से ऑब्सेस नहीं है, उसके बारे में ये फिल्म नहीं है। हालांकि ये फिर भी स्पोर्ट्स के बारे में है, लेकिन वो दिखाती है आपको, ये बताती नहीं है, बोलती नहीं है टेक्निक के बारे में। ये वो सब चीज़ें दिखाती है आपको कि जैसे ऑथेंटिक मैच होगा वैसे ये लोग दिखाते, उतना मेहनत उन लोग ने किया कि वो कितना ऑथेंटिक लगे। एक भी आपको ऐसा नहीं लगता कि ये एक्टिंग चल रहा है, ऐसा बिल्कुल आपको कभी लगेगा नहीं, एक भी सीन में ऐसा लगेगा नहीं। ये इस खास बात है। पर उसके अलावा बात ज़्यादा नहीं है, जो कि मुझे अच्छा लगा, क्योंकि बहुत सारी फिल्मों में कभी कभी ज़्यादा टेक्निकल चीज़ में घुस जाते हैं लोग, जो कि अच्छी बात होती है, लेकिन नरेटिव में इम्पोर्टेंस उसका अगर हो तो उसका मतलब है उतना टेक्निकलिटी में जाने का। नरेटिवली अगर उस चीज़ का कुछ इंपॉर्टेंस है क्या, अगर नहीं है तो फिर आप डॉक्यूमेंट्री नहीं बना रहे हो, कि आप बॉक्सिंग के बारे में डॉक्यूमेंट्री नहीं बना रहे हो, या फिर आप मास्टर क्लास का वीडियो नहीं बना रहे हो बॉक्सिंग सिखाने के लिए बच्चों को। तो वो सब चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, तो वो भी इसमें नहीं है। मतलब जितनी चाहिए नरेटिव के लिए उतनी है बस, जितने ऑथेंटिकली एक लोगों को कनेक्शन हो, समझ में आए, उतनी जितनी चाहिए उतनी है। और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसका एग्जीक्यूशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो एग्जीक्यूशन बहुत ऑथेंटिक लगता है, बहुत रियल लगता है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो सब है फिल्म में। अब जो मेरी सबसे फेवरेट फिल्म है बॉक्सिंग की, उस फेवरेट फिल्म मेरी बॉक्सिंग की शायद अब भी रॉकी होगी, क्योंकि रॉकी ने वो सब चीज़ का स्टार्ट किया था। पहले बार वो एक टेम्पलेट तैयार किया था कि बॉक्सिंग फिल्मों का टेम्पलेट, फिर उसके बाद में कॉपी किया गया। बाद में रेजिंग बुल है जो बॉक्सिंग रिलेटेड है, लेकिन वो बायोपिक थी, एक टिपिकल नहीं, एक स्कॉर्सेज़ी स्टाइल की बायोपिक थी।
और फिर मैंने देखी हुई जो मुक्काबाज है, वो मेरी काफ़ी फेवरेट फिल्म है। पर इन चारों में अगर एक नाम मुझे लेना हो सिर्फ बॉक्सिंग ओरिएंटेड, तो शायद मैं पहले रॉकी लूँगा, और पर सेकंड नाम मैं शायद सरपट्टा का लूँगा। इवन रेजिंग बुल के पहले और मुक्काबाज के पहले। उसका कारण ये है कि जिस स्टाइल से और जिस इंटेंसिटी से बॉक्सिंग सीन्स शूट किए गए हैं, एग्जीक्यूट किए गए हैं, वो नेक्स्ट लेवल है मेरे ख्याल में। इस वजह से मैं इसका नाम लूँगा। बाकी इसमें नंबर लगाना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। इवन रेजिंग बुल के सीन्स भी बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन रेजिंग बुल कैसे कि ज़्यादा पर्सनल फिल्म है, कि ज़्यादा एक सिंगल कैरेक्टर के जो उसका पर्सनल जर्नी है उससे कनेक्टेड फिल्म है। रॉकी एक टेम्पलेट ड्रिवन फिल्म है, लेकिन उसमें हर चीज़ आ जाती है। उसका जो स्टाइल है वो थोड़ा रियलिस्टिक भी है, हालांकि वो क्विटेसेंशियल कमर्शियल फिल्म की स्टोरी लगी सुनाई देती है, लेकिन वो क्विटेसेंशियल तभी नहीं थी, उसके बाद वो बनी क्विटेसेंशियल, ये उसमें फ़र्क है। मुक्काबाज सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल लव स्टोरी है। रॉकी की भी लव स्टोरी काफ़ी इम्पैक्टफुल थी, और मुक्काबाज की लव स्टोरी मेरे ख्याल में रॉकी से भी ज़्यादा इम्पैक्टफुल थी। तो मुक्काबाज में जो वो लव स्टोरी का एंगल था वो सबसे स्ट्रॉन्ग था। और जो बाद में प्रैक्टिकल जो होता है दुनिया में बॉक्सिंग के, इंडिया के बॉक्सिंग जो 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 सेटअप है, खास करके नॉर्थ इंडिया का, उधर जो कुछ होता है वो सब जैसे के जैसे ऑलमोस्ट दिखाया गया था। तो वो उसकी खास बात थी। उसमें कोई ह्यूमर का एक जो एलिमेंट था, वो शायद इन चारों फिल्मों में सिर्फ उसी फिल्म में था। मुक्काबाज में एक ह्यूमर का एलिमेंट भी था उस फिल्म में, जो एक टिपिकल अनुराग कश्यप स्टाइल, एक स्ट्रेट फेस डार्क ह्यूमर होता है, उस डार्क ह्यूमर नहीं कहा जा सकता, जो एक रियलिज्म ओरिएंटेड ह्यूमर होता है, उस टाइप का ह्यूमर भी था। तो हर हर फिल्म की, जो चार फिल्म की मैं नाम ले रहा हूँ वापस हर फिल्म की खुद 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 की खास बात है। चारों फिल्में एक दूसरे से बहुत अलग है, ये एक सबसे ज़्यादा खास बात है कि ये चारों फिल्मों में थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन एक दूसरे से ली होगी, लेकिन बहुत अलग है एक दूसरे से। तो इसलिए मैं, अगर आपको बॉक्सिंग की फिल्में देखनी है तो ये चार फिल्में आप मस्ट वॉच है। उसके बाद भी आई गेस बहुत सारी फिल्में होंगी देखने के लिए। एक मिलियन डॉलर बेबी करके एक फिल्म है, जिसमें एक लड़की की कहानी है, एक बॉक्सर की, और उसमें क्लिंट ईस्टवुड है और मॉर्गन फ्रीमन है। क्लिंट ईस्टवुड की ही फिल्म है, उसने ही डायरेक्ट की थी वो फिल्म, वो भी काफ़ी अच्छी फिल्म है। पर ये चार फिल्म मेजर मेरे ख्याल में, और ये सरपट्टा उसी लेवल की फिल्म है। इसका नाम रॉकी, रेजिंग बुल, मुक्काबाज, इन तीनों के साथ जोड़ा जा सकता है बहुत इजीली। और मैं तो यही कहूँगा कि इवन मुक्काबाज से पहले ये, मतलब अगर बॉक्सिंग रिप्रेजेंट करना हो दुनिया में और इंडियन सिनेमा में आपको ढूंढना हो कि यार बॉक्सिंग रिलेटेड फिल्मों में सबसे इम्पॉर्टेंट फिल्म कौन सी होगी जो इंडिया को रिप्रेजेंट करे, अगर ऐसा कुछ हुआ, कंपटीशन हुआ समझ लीजिए, तो उसमें ये सबसे पहली फिल्म आएगी। इसमें कुछ डाउट नहीं है, कुछ दोहरा नहीं है। तो इतना कह के मैं ख़त्म कर देता हूँ। अगर आपने ये देखी नहीं है तो ज़रूर देखिए फिल्म, ये इसी हफ्ते आई है, अमेज़ॉन प्राइम पे ये अवेलेबल है, और ज़रूर देखिए। मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा, अगर आप अमेज़ॉन प्राइम पे ये मोबाइल पे देखोगे अगर फिल्म, तो एक काम कर दीजिए कि ये स्ट्रीम पे मत देखिए, मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए पहले। मतलब अमेज़ॉन प्राइम में भी एक ऑप्शन होता है ऐप के अंदर ही, बाहर जाके डाउनलोड मत करिए मतलब पायरेसी से डाउनलोड मत, अगर आप यूज़र हो अमेज़ॉन प्राइम के, तो उससे ही उधर ही डाउनलोड कर दीजिए और फिर देखिए। क्योंकि क्या होता है कि डायरेक्ट स्ट्रीमिंग में अगर ये मोबाइल पे आप देखोगे ना, तो विजुअल ये एस पे अपना क्या बोलते हैं इसको, विजुअल एच डी नहीं होता, वो ऑलमोस्ट वो फ्लक्चुएट होते रहता है आपके नेट के स्पीड पे के ऊपर, या फिर आई डोंट नो, वो शायद ऐप का प्रॉब्लम है, या फिर ये बड़ा वीडियो था, मतलब बड़ी फिल्म है, 3 घंटे की फिल्म है, तो इसलिए वो था। क्योंकि मोस्टली जो सीरीज़ देखता हूँ मैं मोबाइल पे अमेज़ॉन प्राइम के ऐप पे, तो उसको ये कभी प्रॉब्लम नहीं आता। तो ये शायद ये बड़ा वीडियो था इसलिए आता रहेगा प्रॉब्लम। तो उसका सोल्यूशन यही है कि मैं आपको दिखाई देता हूँ कि कैसे करना होता है वो मेरे प्राइम ऐप पे। तो ये अभी देखिए, ये डाउनलोड्स का ऑप्शन होता है, इसमें ये जाके आप कर सकते हो। अभी डाउनलोड कैसे करने का आपको एक बार बता देता हूँ। ये सरपट्टा में गया मैं, और इधर आप डाउनलोड क्लिक कर दीजिए। फिर आपको पूछेंगे कौन सी क्वालिटी, तो ये बेस्ट क्वालिटी ले लीजिए और स्टार्ट डाउनलोड कर दीजिए। फिर डाउनलोड होने के बाद वो देखिए, तो उसमें उसका जो फ़र्क होगा आपको समझ में आएगा। नहीं तो डायरेक्ट स्ट्रीमिंग पे इसका क्वालिटी अच्छा नहीं आ रहा है ऐप पे अनफॉर्चुनेटली। तो ज़रूर देखिए सरपट्टा परम्पराएं, और कमेंट कर दीजिए कि आपको देखने के बाद या फिर देखने के पहले आपको कैसे लग रही है फिल्म, क्या आप सोच रहे हो फिल्म के बारे में, और आपने ऑलरेडी देखी होगी तो आपको कैसी लगी, ज़रूर बताइए। टिल देन टेक केयर, आई एम गोइंग।